हेलो एवरीवन। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर दैट इज लेक्चर 4 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑल्दो बेसिकली हमने लेक्चर 1 में कॉजेस के बारे में देख लिया, लेक्चर 2 में उसके बाद जो आउटब्रेक हुआ उसके बारे में देखा, लेक्चर 3 में हमने देखा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन या मोनार्की से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क कन्वर्ट हुआ और उससे फाइनली रिपब्लिक कन्वर्ट हुआ, जिसमें अपन ने सबसे फेमस नाम की चर्चा की थी, ही वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो जाके एक बार सीरीज में पूरे लेक्चर देखें ताकि आप इस पूरी सीरीज का ना बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। ठीक है, एकदम से बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना तो आप थोड़े से मतलब समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा बेटर कि आप स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यू देखना चालू करें। तो स्टार्ट करते हैं ना बच्चे अपन रेन ऑफ टेरर से। ठीक है, रेन ऑफ टेरर तो पहले ना इसको तोड़ लो। रेन का मतलब बच्चे होता है युग, युग कहें या गवर्नमेंट का जब रूल होता है किसी स्पेसिफिक, उस टर्म को क्या बोलते हैं, रेन। और टेरर का तो मतलब आप लोग जानते ही हो, आतंक। ठीक है, तो इसका बेसिक हिंदी मतलब क्या हो जाएगा बच्चे के आतंक का युग। अब ये कब से कब चला फ्रांस में, तो इट वाज ईयर 1793 से बच्चे 1794 तक। ये क्या था तो इसके बारे में अपन बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखो क्या हुआ था, इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है ना, उसने पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे अटैक किया और 21 जनवरी 1793 को किंग को बिल्कुल मार दिया, किंग को खत्म कर दिया। अब इससे क्या हुआ बच्चे के पावर किसके हाथ में आ गई, रॉबस्पियर के हाथ में आ गई। अब रॉबस्पियर ने ना एक अलग टाइप की बुद्धि लगाई। उसने क्या किया, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट चालू कर दिया कि भैया हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चाहिए अपनी सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ जा रहा है, नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। उसने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे मैक्सिमम सीलिंग कर दी कि इस लिमिट से ज्यादा ना तो किसी चीज की प्राइस होगी और ना ही किसी व्यक्ति की वेजेस होगी। मतलब उसने हर चीजों की क्या कर दी, एक लिमिट तय कर दी। जैसे सीलिंग होती है ना बच्चे, ये सिर के ऊपर जो सीलिंग होती है उसकी एक लिमिट होती है ना, वो आपको उसके ऊपर नहीं जाने देती है। तो इसने क्या कर दिया, एक सीलिंग तैयार कर दी वेजेस और प्राइस की। इसने क्या कर दिया, इक्वलिटी ब्रेड पेन डिगैलाइट, पता नहीं डिगैलाइट जो भी हो, ठीक है, सॉरी। तो इसने क्या कर दिया, इक्वलिटी, क्योंकि समाज में ना बच्चे हर कोई एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति अलग टाइप का खाना खाएगा, गरीब व्यक्ति अलग टाइप का खाना खाएगा, ऐसी चीजें। चर्चेस को इसने शट डाउन कर दिया, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स को इसने पूरी तरीके से कम कर दिया। लेकिन ऑल दो क्या हुआ, जब ये सारी चीजें करता जा रहा था ना, तो नेपोलियन ने पहले तो खुद के पूरे दुश्मनों को उड़ाया। ठीक है, दुश्मनों को गिलेटिन किया। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज गिलेटिन। देखो बच्चे, गिलेटिन एक बहुत ही शानदार मशीन है। मशीन शानदार कहें या बेकार कहें, उसमें क्या होता है, चलो अपन एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये एक यहाँ पे सिर रखा जाता है ऐसे, ठीक है, ये क्या है, एक वुडन बॉक्स। यहाँ पे दो पाइप्स रहते हैं, यहाँ पे ना एक बढ़िया सा पैना, कुछ भी, या तो ग्लास होगा या तो स्टील होगा, बिल्कुल पैना शार्प, और वेट रहता है इस पर। ठीक है, यहाँ टी लगा दें अपन, टी भूल गए थे। यहाँ पे देखो बच्चे, किसी की गर्दन रखी है ऐसे ट्यूं, ठीक है, ये बच्चा हैप्पी है, स्माइलिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति के हाथ में इसकी रस्सी थी, ठीक है, इस चीज़ की रस्सी, और इसने इसको छोड़ दिया और ग्रेविटी के कारण बच्चे ये जो वेट था ये नीचे आके गिरा, और बच्चे की जो ये जो लोग थे, या यूं कहो जिसने इसको रॉबस्पियर ने जिनको मारा, उन बेचारों की गर्दन ऐसे आके गिर गई, बेचारे सैड हो गए। ठीक है, दिस इज ब्लड, रेड कलर। सो दिस मशीन इज नोन एज गिलेटिन। इस मशीन को क्या नाम दिया, हंसने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस मशीन को क्या नाम दिया, गिलेटिन नाम दिया। ऑल्दो जब ये सारी चीज कर रहा था ना, तो ये तो पहले अपने दुश्मनों को इसने गिलेटिन किया, फिर बाद में ना जब भी इसको कोई डाउटफुल आदमी लगता था ना, ये पकड़ के उसको गिलेटिन कर दिया था। अब ध्यान से समझो, दो चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई भैया सोसाइटी में। पहली चीज बच्चे, फियर, FEAR, फियर, प्लस सोसाइटी में हंगर है, HUNGER, हंगर। ये दोनों चीज से ना, फियर और हंगर, R फियर हंगर, रॉबस्पियर। देखा, मजा आया ना बच्चे, फियर हंगर रॉबस्पियर, फियर हंगर रॉबस्पियर। तो यही टाइम क्या कहलाया बच्चे, रेन ऑफ टेरर। कब से कब, 1793 से 94 तक। ऑल्दो जब इसको गिलेटिन किया गया ना 1794 में, तो इसका जो टेन्योर था उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया और ये डिसीजन दिया गया कि अब जो गवर्नमेंट होगी ना वो डायरेक्टरी के फॉर्म में होगी, जिसमें 5 मेंबर होंगे। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं देनी है। कितने लोगों के हाथ में दे दिए लोगों ने पावर, 5 लोगों के हाथ में, जो कि पॉलिटिकल अनस्टेबल था, क्योंकि 5 लोग कैसे अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
और ये ना ज्यादातर वेल्दी क्लास पे कंसंट्रेटेड था, तो इस कारण से ये ब्रेक हुआ और फाइनली इसमें राइज अपन देखने राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। यहां से फिर ना बच्चे अपन 10th क्लास में जाके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि नेपोलियन आया और नेपोलियन ने क्या क्या करके गया। ऑल्दो एक शॉर्ट नोट अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि नेपोलियन से रिलेटेड क्या क्या अपन को इस क्लास में पढ़ना है। बिल्कुल छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा रहने वाला नहीं है। बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन के बारे में। ऑल्दो पहले वुमेन ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, तो सबसे पहला काम क्या था वुमेन से रिलेटेड कि उनको क्या होना है, ऑर्गेनाइज्ड होना है, इकट्ठा होना है, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज के, बिना यूनिटी के आप कोई भी रेवोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म करना चालू कर दिए, न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने यूनिटी डेवलप करना चालू कर दी। एक पर्टिकुलर सोसाइटी बनाई, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिसमें लोगों के या वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात की। ऑल्दो देखा होगा आपने 1791 में वुमेन को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, ऑल्दो उसके बाद भी मेल को ही राइट्स दिए गए, सबको राइट्स नहीं मिले। तो ये ना काफी गड़बड़ वाली सिचुएशन थी। स्कूलिंग कंपलसरी कर दी ताकि वुमेन समझ सके क्या सही है क्या गलत है और एक प्रकार से यूनिटी और अच्छे से डेवलप हो सके। यहाँ पे बच्चे एक चीज याद रखना, मैरिज के लिए ना सबसे अच्छा स्टेप लिया। अब वुमेन फ्री थी डिसाइड करने में कि उन्हें कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है। सेकेंड, उनका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता था, डाइवोर्स होता था, वो सिविल लॉ के तहत होता था, ऐसे नहीं मन से कभी भी कुछ कर दिया, ठीक है। और फाइनली ये 1946 में बच्चे राइट टू वोट मिला, समझ रहे हो, 1946, क्योंकि पहले ना पावर किसके हाथ में थी, मैन के हाथ में थी। पहले ना पावर का कंसेप्ट ज्यादातर मस्कुलर पावर से रिलेट किया जाता है, आज पावर का कंसेप्ट किससे रिलेट किया जाता है, इकोनॉमी से या पैसा से, ठीक है। फिर अपन इसमें एक बहुत ही फेमस ओलंपिक दी गाउस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ये एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, ठीक है। ये वुमेन के राइट्स के लिए कंटिन्यू लड़ाई करती थी, इसलिए 1791 में ना जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इतना बड़ा नाम है यार, याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जब लाया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वुमेन के बारे में इन लोगों ने बिल्कुल बात नहीं की, इसीलिए द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लाई कौन, ओलंपिक दी गाउस। अब क्या मैन को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए कन्वेंशन ने ना उनको ट्रीजन करार दे दिया, चार्ज कर दिया कि ट्रीजन, और बाद में इनको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो ऑल्दो ये कहानी अपन ने पूरी तरीके से देखी कि कैसे एक प्रकार से रेन ऑफ टेरर आया 1793 से 94 तक, जिसमें मैक्सिमिलियन है ना सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट वाली पॉलिसी अपनाई। वो फाइनली जुलाई 1794 में उसको गिलेटिन कर दिया गया। ये उसने मशीन बनाई थी, वो फाइनली उसने नहीं बनाई थी, उसने यूज की थी और वो उसी में मारा गया, ठीक है। फिर डायरेक्टरी फॉर्म हुई जो कि 5 मेंबर थी, जिसमें अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी, इसी कारण नेपोलियन क्या हो गया, एक प्रकार से सबसे पावरफुल, अ मैन ऑफ डेस्टिनी, सबसे आगे सामने आ गया। ऑल्दो वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन ने कैसे खुद को ऑर्गेनाइज किया, पॉलिटिकल क्लब, न्यूज़पेपर, ठीक है, इन्होंने कुछ सोसाइटीज स्टैब्लिश की, स्कूलिंग कंपलसरी की, मैरिज से रिलेटेड इनको कुछ राइट्स मिलना चालू हो गए, ठीक है। 1946 में फाइनली इनको राइट टू वोट मिल गया। फिर ओलंपिक दी गाउस के बारे में हमने चर्चा की, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। 1791 में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, इट इज टू टफ बेटा, टू टफ, ठीक है, इतना टफ है कि बता नहीं सकते तुमको। कन्वेंशन ने फाइनली इनको ट्रीजन करार दे दिया, देशद्रोह करार दे दिया और इनको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग स्लेव्स की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एवरीडे रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऑल दो कमेंट में आपको क्वेश्चन वगैरह भी मिल जाएंगे, तो होपफुली आप उसका आंसर दे रहे होगे ताकि आपको बेहतर रिव्यू मिल सके और आप एक ज्यादा अच्छा आंसर लिख सके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।